अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। सो लास्ट टाइम जो है हम टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम और लाइन ऑफ डिफेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। लाइंस ऑफ डिफेंसेस पढ़ लिए थे हमने। अभी हम इस लेक्चर में बाकी जो है टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स और ह्यूमरल इम्यूनिटी, अडेप्टिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम इन्फ्लेमेशन के बारे में थोड़ा तस्करा करते हैं। इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या होता है। देखें, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और किस तरह से होता है, तो बेसिकली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की वजह से, उसके वर्क डन, उसके प्रोसेस की वजह से जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में चलती है, उसकी वजह से जो रिज़ल्ट मिलता है बॉडी के अंदर, जो रिजल्टेंट चेंज आता है, उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। जिस प्लेस में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अपना काम कर रहा होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है। और इसके अलावा अगर आप डिफ़ाइन इसको किस तरह कर सकते हैं, व्हेन आवर बॉडी टिश्यू गॉट हार्म, जब हम हमारी बॉडी के कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू जो है वो उनको नुकसान पहुंचता है किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो वहाँ पे एक इम्यून रिएक्शन चलता है और उस इम्यून रिएक्शन के चलते वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वहाँ पे एक प्रोसेस डेवलप हो जाता है जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। टिश्यू डैमेज जब होता है तो टिश्यू डैमेज के बाद क्या होता है, कुछ सेल्स जो हैं वहाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मच्छर ने काट लिया या बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, तो बॉडी के उस स्पेसिफिक रीजन में ब्लड से कुछ सेल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ब्लड वेसल से उन टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं कैपिलरीज़ के अंदर से, पोर्स के थ्रू। तो उन सेल्स में जो दो सेल्स हैं बेसिकली, वो एक टाइप हैं मास्ट सेल्स और दूसरे बेसोफिल्स हैं। ये दोनों बेसिकली इस तरह के ग्रैन्यूल सेल्स होते हैं। इनके पास अंदर इस तरह के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल मौजूद होता है और ये केमिकल बेसिकली कहलाता है हेपरिन। एक तो इनके पास हेपरिन केमिकल होता है और एक इनके पास हिस्टामीन होती है। हिस्टामीन लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ साथ हेपरिन भी होता है। हिस्टामीन और हेपरिन बेसिकली क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन को इंक्रीज़ करवाते हैं, विच प्रोड्यूसेस वेजोडाइलेशन। जो वेसल्स हैं उनका डायमीटर बड़ा हो जाता है और इसके साथ साथ जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जो लीकेज का काम चल रहा होता है, कैपिलरीज या लीकी, इनके पास पोर्स होते हैं, तो ये पोर्स जो हैं वो ज़्यादा लीकी हो जाते हैं। मीन्स कैपिलरी का जो लीकेज वाला फंक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, वेजोडाइलेशन ज़्यादा होती है और कैपिलरीज ज़्यादा हो जाते हैं। सो इससे फिर एक आउटकम आता है, एक प्रोसेस। ठीक है, ये जो सेल्स हैं हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं, जो ये सारा फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा जी, फिर जिस टिश्यू के अंदर डैमेज हुआ है टिश्यू के सेल्स जो हैं साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। वहाँ पे मौजूद जो WBCs हैं, वहाँ जैसे मैक्रोफेज हो सकते हैं वहाँ पे, और जो सेल्स हैं वो सारे साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइंस बेसिकली एक इशारा होता है, एक सिग्नल होते हैं, अट्रैक्शन का काम करते हैं WBCs के लिए। WBCs जो है वहाँ पे मौजूद जब ब्लड वेसल से गुजरेंगे तो WBCs ब्लड वेसल्स को छोड़कर टिश्यू की तरफ आ जाएंगे और इसे कीमो अट्रैक्शन और WBCs भी कहा जाता है। सो फिर WBCs उन टिश्यूज़ के अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे और उस रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस जो है हो जाएगा, उस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहेंगे। ये एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट लिखी हुई है मैंने कि टिश्यू इंजरी होती है, फिर रिलीज ऑफ हिस्टामीन होता है, फिर वेजोडाइलेशन होती है उसकी वजह से, और कैपिलरीज लीकी हो जाते हैं जिसके पास कीमो अट्रैक्शन और WBCs होती हैं, और एट द लास्ट WBCs जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन की बाद उस स्पेशल प्लेस में क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो दिस इज़ अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट फॉर इन्फ्लेमेशन। इसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के चलते दो चीज़ें होती हैं आपके पास। जिस बॉडी के जिस पार्ट में इन्फ्लेमेशन या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस चल रहा है, उस रीजन के अंदर एक तो ब्लड फ्लो वहाँ पे तेज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, और ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा तो उतनी वहाँ पे रेडनेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे फ्लूइड लीकेज भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है टिश्यू के अंदर जमा होगा, तो इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी और वो जगह जो है गर्म लगने लगेगी और उसके वहाँ पे उस रीजन में दर्द होगा। सो ये सारी जो साइंस हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ, टेम्परेचर, पेन, ये सारी इन्फ्लेमेशन के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। ये सारे मिलकर जो प्रोसेस बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब बेसिकली जब उस स्पेसिफिक एरिया में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट बचेगा, जो प्रोडक्ट बचेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। जो बैक्टीरिया वहाँ मौजूद थे, डेड बैक्टीरिया मौजूद होंगे। जो सेल्स इन बैक्टीरिया को ख़त्म करने गए थे, जैसे कि WBCs हैं, मैक्रोफेजेस हैं, बेसोफिल्स हैं, तो वो सेल्स भी इनको मारते मारते शहीद हो जाएंगे, डेड सेल्स बन जाएंगे। तो ये डेड सेल्स, डेड बैक्टीरिया सेल्स, बाकी जो डर्ट, गंद वगैरह, डेब्रिस, कचरा वगैरह मौजूद है, ये सब मिलकर एक
पेस्ट टाइप का मटेरियल बनाते हैं जिसे पस या पीप कहा जाता है। सो इन्फॉर्मेशन के जो एरिया होता है इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे इस तरह की पीप नज़र आती है आपको। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और किस तरह से चलता है। बेसिकली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस चलता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट एक्सपोजर होता है, उसके बाद अडेप्टिव इम्यून सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स में काम करने वाले जो सेल्स हैं WBCs के, उनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। यहाँ पे दो तरह के लिम्फोसाइट्स अडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स में काम करते हैं। एक आपके पास बी सेल्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स के बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं, जिन्हें टी सेल्स और बी सेल्स कहा जाता है। तो जो लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो बी सेल्स कहलाते हैं, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। बी सेल्स बेसिकली ज़्यादातर बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया के अलावा, बैक्टीरिया के लिए तो बी सेल्स हैं, तो टी सेल्स जो हैं वो टी लिम्फोसाइट्स वायरसेस के अगेंस्ट, पैरासाइट्स के अगेंस्ट, प्रोटोजोन्स, फंजाई के अगेंस्ट जो है टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली कहते क्यों हैं? क्योंकि ये बोन मैरो के अंदर मैच्योर हो रहे होते हैं। आपकी बुक के अंदर लिखा होगा कि बी सेल्स और टी सेल्स जो है बोन मैरो के अंदर बन के इमेच्योर हालत में थाइमस में जाते हैं और फिर थाइमस में डेवलप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बी सेल्स जो हैं वो मैच्योर भी बोन मैरो के अंदर होते हैं, इसलिए इनको बी सेल्स कहा जाता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल्स हैं, वो थाइमस के अंदर, जो स्टर्नम के पीछे एक ग्लैंड होता है, इसके अंदर डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं। सो टी सेल्स आर देयरफॉर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स। अब हम इन दो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ की बात कर लेते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं, किस तरह क्या चीज़ होती है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल से इन केस, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, सो ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और जिस रीजन में है ये, वहाँ पे मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ पे जाके मैक्रोफेज सबसे पहले इसको खा जाते हैं, फैगोसाइटोस करके इसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। सो मैक्रोफेज का पहला काम ये होता है। उसके बाद ये मैक्रोफेजेस अपने बॉडी के अंदर इसको बैक्टीरिया को पीसेस में तोड़ देते हैं, और इन पीसेस के कुछ पार्ट्स को अपने एक इनके पास जो कॉम्प्लेक्स होता है, इनके पास दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 और 2, दोनों कॉम्प्लेक्सेस मैक्रोफेजेस के पास मौजूद हैं। तो जो MHC2 होगा उसके ऊपर इस बैक्टीरिया के कुछ पीसेस जो हैं वो इस तरह से अटैच हो जाएंगे। फिर ये मैक्रोफेज जाएगा ब्लड में सफ़र कर करके, लिम्फ में से होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इंटर कर जाएगा, और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंट्री के बाद ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? ये पहुँचेगा आपके लिम्फ नोड्स के अंदर। लिम्फ नोड्स के अंदर ये अब क्या जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करेगा। बेसिकली ये मैक्रोफेज आता है लिम्फ नोड्स के अंदर, आपके पास बी सेल्स मौजूद होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। देखें, बी लिम्फोसाइट के पास जब तक ये रिसेप्टर खाली है, इसके ऊपर कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, तो ये इनएक्टिव बी सेल्स होते हैं। इन बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ये जो मैक्रोफेज आया है, इसका ये वाला MHC2 रिसेप्टर इस बी सेल्स के रिसेप्टर के साथ मिलता है, एक बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, बी सेल रिसेप्टर इनएक्टिव इफ़ देयर इज़ नो एंटीजन, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट द एंटीजन टू बी सेल्स। ये मैक्रोफेज जो आए हैं इन लिम्फ नोड्स के अंदर, ये इस एंटीजन को पेश करते हैं बी सेल्स के रिसेप्टर के पास, मतलब प्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से मैक्रोफेजेस को आपकी बुक में आपको मिल जाएगा कि मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, क्योंकि इस तरह के एंटीजन्स को बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करने के बाद ये इस एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं बी सेल्स के लिए। सो दे आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ये जो बी सेल्स है, और वो उस एंटीजन को अपने इस रिसेप्टर पे जब पाएंगे, जब देखेंगे कि एंटीजन इनके पास अब मौजूद है, तो ये बी सेल्स इनएक्टिव हालत से एक्टिव हालत में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो एंटीजन है, व्हेन द एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया ड्रू बाय द मैक्रोफेजेस फिल विद बी सेल्स और मैच विद रिसेप्टर ऑफ बी सेल्स, this it activated and formed thousands of cells by division। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो इनएक्टिव बी सेल्स मौजूद थे, जो इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट्स मौजूद थे, मैक्रोफेजेस जो हैं वो अपना एंटीजन जो है इन बी सेल्स के एंटीजन के साथ
चिपका दिया, मैक्रोफेजेस ने अपना एंटीजन इनको दे दिया, अब भी बी सेल्स एक्टिवेट हो गए। तो जब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, अब क्योंकि इनके पास उस बैक्टीरिया का एंटीजन, उस बैक्टीरिया का पीस मौजूद है, पार्ट मौजूद है, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेशन के फ़ौरन बाद ये क्या करेंगे, सबसे पहले हज़ारों की तादाद में डिवाइड कर जाएंगे माइटोसिस की मदद से और मैच्योर सेल्स बना देंगे। इनएक्टिव से एक्टिव होकर मैच्योर सेल्स बना देंगे। फिर ये मैच्योर सेल्स दो तरह की डिविजन्स में अपने आप को, दो तरह के सेल्स में अपने आप को तकसीम कर लेते हैं। सो दीज मैच्योर सेल्स डिवाइड्स इनटू प्लाज्मा सेल्स, जिन्हें इफेक्टर सेल्स भी कहा जाता है, और मेमोरी सेल्स के अंदर डिवीजन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मेमोरी सेल्स की बात कर लेते हैं। मेमोरी सेल्स बेसिकली स्टोर कर लिए जाते हैं फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए, कि अगर सेम टाइप का बैक्टीरिया मुस्तकबिल में दोबारा आएगा तो ये मेमोरी सेल्स क्योंकि ऑलरेडी उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो जो मेमोरी सेल्स हैं वो बहुत कम ड्यूरेशन में उस बैक्टीरिया को आराम से, आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। सो दीज आर मेमोरी सेल्स जो कि फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए, री इन्फेक्शंस के लिए स्टोर होते हैं। जो रिसेंट इन्फेक्शन प्रेजेंटली चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए जो सेल्स बचते हैं वो हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या थे, फॉर प्रेजेंट एक्शन टू एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये सेल्स क्या करते हैं, दिस सेल्स गो टू ब्लड। सबसे एक काम तो ये कर सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो लिम्फ के साथ साथ पहले वीन्स में जाएंगे, वीन्स की मदद से ये ब्लड के अंदर एंटर करेंगे। तो ये प्लाज्मा सेल्स इन केस अगर ब्लड के सेल्स के ऊपर भी इन बैक्टीरिया का असर हो चुका है तो सबसे पहले उन ब्लड के सेल्स को ख़त्म करेंगे। उनसे जो ब्लड के सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो WBCs हैं या RBCs हैं, उनके अंदर ये सेम टाइप का बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर चुका है उनको, तो उन सेल्स से ये प्लाज्मा सेल्स अटैच होकर वहाँ पे मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करेंगे और मैक्रोफेजेस उन RBCs या WBCs को भी फैगोसाइटोस कर लेंगे। एक तो ये फंक्शन इसका, दैट्स वाई द डिजीज़ विल बी क्योर्ड फ्रॉम द बॉडी। एक फंक्शन इसका और भी है, जो प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये मेमोरी सेल्स तो बाद में यूज़ होंगे री इन्फेक्शन के तौर पे अगर सेम बैक्टीरिया दोबारा इन्फेक्ट करे, और प्लाज्मा सेल इस रीसेंट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली अपनी शेप को चेंज करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है, और ये एंटीबॉडी उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट है जिसका एंटीजन इनके पास मौजूद था। ठीक है, तो इस तरह ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगी। सो आपको क्या पता चला कि ह्यूमरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडी फॉर्मेशन अकर्स। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है। तो हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स की मदद से काम करती है। टी लिम्फोसाइट्स में आपके पास कुछ अलग अलग टाइप्स होती हैं। एक आपके पास हेल्पर टी सेल, ये बेसिकली सारे टी सेल्स की सब टाइप्स हैं। टी सेल्स में आपके पास हेल्पर टी सेल्स आते हैं जिन्हें CD4 टी सेल्स भी कहा जाता है या T4 सेल सिंपली कहा जाता है, और एक आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है जिन्हें CD8 टी सेल्स या T8 सेल्स कहा जाता है, और सबसे लास्ट में आपके पास सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। ये किस तरह से, कौन सा सेल किस तरह से काम करता है हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले हम हेल्पर टी सेल्स की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि इनको हेल्पर टी सेल्स इसीलिए कहा जाता है कि एक तरफ तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए भी काम करते हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक तरफ ये बी सेल्स को ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी हेल्प आउट करते हैं बी सेल्स को, और टी हेल्पर सेल्स जो हैं इसके साथ साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को उनका फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज सच टाइप्स ऑफ हेल्पिंग एक्शन, हेल्पर टी सेल्स को बेसिकली हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं। ये इंटरल्यूकिन्स भी जो है बी सेल्स की इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहे होते हैं। सो ये सारा हेल्पिंग एक्शन जो है उसकी वजह से इन सेल्स को हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है। इसके अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो वायरसेस के साथ पैरासाइट्स वगैरह के अगेंस्ट ज़्यादा काम करती हैं। तो हम वायरस को एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सेल, कुछ बॉडी के स्पेशल सेल्स के स्पेसिफिक सेल्स के अंदर वायरसेस जो हैं वो चले गए हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी के कुछ सेल्स हैं, किसी भी रीजन में है, डजंट मैटर, आपकी बॉडी के इन सेल्स के अंदर इस तरह कुछ सेल्स के अंदर वायरस मौजूद है। तो जाहिर सी बात है इन सेल्स ने जो है इस वायरस का एंटीजन अपने MHC क्लास 1 के ऊपर प्रेजेंट कर दिया होगा ऑलरेडी, ताकि आने वाली टी सेल्स जो हैं या बी सेल्स जो हैं वो पता लगा पाएँ कि यहाँ पे कोई ना कोई वायरस मौजूद है। तो बेसिकली क्या होगा, वायरस तो ऑलरेडी सेल के अंदर ही काम कर सकता है, हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं।
तो इन सेल्स के आसपास जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स गुजरेंगे, वहाँ उन ब्लड वेसल से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इस टिश्यू के अंदर आएंगे। इस टिश्यू के अंदर आके वो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो ये टी सेल, इस टी सेल के पास भी एक रिसेप्टर होगा और इस वायरली इन्फेक्टेड सेल के पास भी MHC क्लास 1 मौजूद होगा। तो इस साइटोटॉक्सिक टी सेल का रिसेप्टर जो है वो इस MHC1 के अगेंस्ट इस तरह फिट हो जाता है और इसको पहचान लेता है। इसके बाद क्या होता है, ये सेल्स जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, बिकम एक्टिवेटेड एंड फॉर्म मैच्योर सेल्स। ये भी B सेल्स की तरह डिवाइड करेंगे और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बनाएंगे अपनी। फिर वो थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ में से कुछ सेल्स जो हैं वो फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाएंगे, जस्ट लाइक B सेल्स मेमोरी सेल के तौर पे, और कुछ सेल जो है वो उसी वक्त उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। सो दोज आर कॉल्ड इफेक्टर सेल्स। लेकिन यहाँ पे B सेल की तरह ये सेल्स एंटीबॉडी के नहीं बनाते, बल्कि ये अलग तरह का काम करते हैं। जिस तरह नेचुरल किलर सेल्स हैं साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, इस तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कुछ साइटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। दीज सेल्स विल गो टू ऑल ओवर द बॉडी। ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, खैर मेमोरी सेल तो पूरी बॉडी में चले जाएंगे और वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे और फ्यूचर के लिए भी स्टोर हो जाएंगे। ये जो इफेक्टर सेल्स हैं ये क्या करेंगे, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, ये अब बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बेसिकली साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स बनाती है, जिसकी मदद से वायरली इन्फेक्टेड सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है वो टॉक्सिक हो जाता है और ये सेल्स अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज़ द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड यानी कि सेल इनिशिएटेड इम्यूनिटी भी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अब क्लासेस आप याद रख लें कि जो हेल्पर टी सेल्स है वो एक्टिवेट तब होते हैं जब MHC2 इनके रिसेप्टर के ऊपर स्टक होता है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट तब होते हैं जब MHC1 रिसेप्टर स्टक हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा MHC1 इनके ऊपर स्टक हो रहा था। सो इस तरह ये आप क्लासेस भी याद रख लीजिएगा। सप्रेसर सेल्स का सबसे लास्ट में फंक्शन क्या आता है, सप्रेसर सेल्स को सप्रेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब फॉर एग्जांपल जो है डिज़ायर्ड फंक्शन था, एक मनचाहा काम था इम्यूनिटी का कि बैक्टीरिया या वायरसेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो एक बार जब वो ख़त्म हो जाते हैं अब इस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना या रोकना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए सप्रेसर सेल्स आते हैं जो इस तरह के इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करवाती है जो इम्यून सिस्टम को रोक देते हैं या स्टॉप करवा देते हैं। सो दैट्स वाई these type of T cells are called as suppressor T cells. So this was all about humoral immunity and cell mediated immunity. अब यहाँ पे कुछ तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं जिन्हें पढ़ लें। इम्यून से रिस्पॉन्सेज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और एक आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। अब ये दोनों रिस्पॉन्सेस होते क्या हैं, क्या कहलाते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स बेसिकली किस चीज़ को कहा जाता है, जब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है तो उस एंटीजन को डील करना, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा देना, या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू उस एंटीजन का कोई ना कोई उसके अगेंस्ट कोई ना कोई मैनेजमेंट संभालना या काम करना। सो इस तरह जो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है एंटीजन का, उसके अगेंस्ट जब इम्यून सिस्टम रिस्पांस करता है, इसे प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कहा जाता है और इसका ड्यूरेशन 5 से 10 दिन होता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं अगर वो ह्यूमरल इम्यूनिटी चल रही है, और अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है तो बिना एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे। इसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस आता है, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस उस रिस्पांस को कहा जाता है जब सेम टाइप का बैक्टीरिया एक बार फिर से आपको री इन्फेक्ट कर ले। री इन्फेक्शन के तौर पे सेम बैक्टीरिया था, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी मौजूद है, अब वो बैक्टीरिया दोबारा आपके पास आता है, तो देखें अब ऑलरेडी आपके पास मेमोरी सेल्स मौजूद होते हैं। ये मेमोरी सेल्स वहाँ मौजूद जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको डायरेक्टली किल कर सकते हैं। सो इसको बहुत कम टाइम लगता है। इस तरह के इम्यून रिस्पांस को सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कहलाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम। होप सो you will be understood. So फिर भी आपको समझना है तो you can definitely ask me. Thank you so much.